का एलिमेंट्स बना हुआ है, तो उसमें जो है वो जरूरी है कि आप हैंड्स फ्री लगाएं, वरना फिर शायद मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगी। पर आप लोगों की वॉइस तो मुझे आ नहीं रही है, बाकी वहाँ पर तो यहाँ पे तो ऑफ हुआ है, तो बाकी जगह पे स्टूडेंट पूछते थे कभी कभी क्वेश्चन, मैं उनको अलाउ करती थी, तो वो मुझे तो फिर हैंड फ्री के बगैर ही मैं यूज़ कर लिया था। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई इशू नहीं है? आप लोग बस लास्ट क्लास में सही होगा, बस पढ़ना शुरू कर दें बस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्की बात है, अभी तो आप थी ही नहीं, आपको कैसे प्रॉब्लम नहीं हुई? ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है, मैं मूव करूँ नेक्स्ट पे? चलो जी, भाइयों की बहनें तंग ही करती है। चलें जी, फिर अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है तो इसी टॉपिक का पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू रेगुलेशन मॉडल एंड मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, अब ये हमें जो टॉपिक है ये हमें करना है। ठीक है, अभी हमने देखिए जहाँ कोरिलेशन की बात हो रही होती है वहीं रेगुलेशन की बात भी हो रही होती है, राइट? तो अब आपके पास जो है मैथमेटिकल मॉडल में और रेगुलेशन मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली तो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन, अगर हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्स दैट देयर कैन बी ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू फॉर ईच इंडिपेंडेंट वैल्यू। सही है ना, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सही है, फॉर ईच इंडिपेंडेंट वैल्यू, और the regulation model is generated after formulating the mathematical model as a method for estimating the conditional y value given the x की जो वैल्यूज है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, आप क्या करते हैं, y एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सही है, फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैल्यू, सही है, हर एक के लिए एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मैथमेटिकल मीनिंग है फंक्शन की। तो जो रेगुलेशन मॉडल है बेसिकली वो जनरेट किसके लिए किया जाता है या फॉर्मुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, सही है। और इस मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं, वी एस्टिमेट वाई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, हमें x पता होता है और हम y यहाँ फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब व्हाट आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस equation or in this relation? So the linear regression equation is, the equation has the form y is equal to a plus bx। अब इसमें y क्या चीज़ है, a क्या चीज़ है, b क्या चीज़ है, how we calculate these, और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम देखते हैं। तो where y is the dependent variable, y is here dependent variable, सही है, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट्स द वेरिएबल दैट गोज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो भी वेरिएबल रख रहे होते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल, मैथ्स का रूल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, whereas the independent variable plotted on the x-axis. So x is the independent variable, that is it is plotted on the x-axis. Additionally, b is the slope of the line, slope है line का, सही है, either it's a negative slope or a positive slope, and y is the and a is the y-intercept। यानी कि अगर मैं कह दूँ कि x की वैल्यू
लेट सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, सही है, तो बी भी 0 हो जाएगा, स्लोप जो भी हो 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हुई तो समझो स्लोप खत्म हो गया ना। तो अब भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू y की आ रही होगी, दैट मीन्स वो a के इक्वल होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो x आपके पास फूड है, सही है, और y आपके पास क्या है, उससे मिलने वाली एनर्जी है, ठीक। तो अगर मैं कह दूं कि अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया, कोई फूड कंज्यूम नहीं किया अभी तक, ठीक है, एक्स कुछ भी नहीं, तो भी आपके अंदर सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी होगा, जो कि फूड की वजह से नहीं है, वो आपके पास मतलब आज के फूड की वजह से नहीं है, लेकिन आपके पास कल जो आपने खाया, सही है, उसकी वजह से है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपका ए रिप्रेजेंट करेगा, सही है। वाई तो वो एनर्जी लेवल है जो कि आपको एक्स फूड लेने के बाद और कल के लेवल के बाद ऐड करके मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे प्लीज मुझे बताइए अगर आपको यहाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें ये चीजें यहाँ पर ये चीजें जो है वो हमें आगे यूज करनी। किसी को कोई इशू है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है, चलो ठीक है। चले मानो मैं दोबारा बता देती हूँ। आपने करना यह है कि जो आपके पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। y जो आपके पास लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, ऑलवेज मैथ्स का रूल है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ऑलवेज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो x एक्सिस से प्लॉट किया जाएगा, ठीक। ये अगर मैं कह रहा हूँ कि x आपका जो फूड है, सही है, और y मैं सपोज कर लूँ वेरिएबल्स को, x फूड है और y आपको, जैसे अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर आपके पास था एजेस थी और ग्लूकोज लेवल थी, सही है, तो ग्लूकोज लेवल था y और एज थी x। जाहिर है एज की कम ज्यादा होने से ग्लूकोज लेवल कम ज्यादा हो जाता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जब एजेस बढ़ने लगती हैं तो ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कि आप देखते हैं कि अक्सर लोग शुगर पेशेंट हो जाते हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप अभी हमने कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो पिछले वाले में, ठीक है, ये जो कैलकुलेट किया गया था 0.58, इसका मतलब क्या था, इंक्रीज होती जा रही है लोगों की एज एक्स में, तो वाई में वाई ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं इसी तरह से सपोज कर लूँ कि वाई जो है वो एनर्जी लेवल है, जो कि एक्स यानी कि आपको फूड कंज्यूम, एक्स में कह दूँ लाइक के ये फूड है, फूड कंज्यूम करने से मिल रहा है, तो उसका मतलब जो वाई का आंसर होगा उसके अंदर ए वो लेवल है जो कि आपको फूड कंज्यूम आज, मतलब जैसे मैं आज की बात कर रही हूँ, आज फूड कंज्यूम के बगैर भी एक एनर्जी लेवल रहता है, सही है, क्योंकि जाहिर है आपने कल रात खाया, कल के दिन में जो खाया है उसका कुछ पार्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, तो वो दोनों एडिशन होकर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई इशू तो नहीं है किसी को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ भाई मान लो, अब हो गया ओके, ठीक है, मूव करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अभी कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, तो इन अ रिलेशनशिप in which one variable is random and independent and the other variable is dependent, some people use the term cause and effect, सही है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन बनती है तो लोग उसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बट देयर मे बी अ रेग्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, सही है, मतलब अगर इस तरह की कोई इक्वेशन बन रही होती है ना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की फॉर्म में, तो लोग उसे कॉज एंड इफेक्ट के नाम से भी देखते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हम यहाँ पे कह रहे हैं देयर मे बी अ रेग्रेशन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन विच देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट, कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। मगर हम जो कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो नॉर्मली कहा जाता है कि जब भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की फॉर्म बनेगी कॉज एंड इफेक्ट से कहेंगे आप, लेकिन जरूरी नहीं है। एक रेग्रेशन इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है कोई रेग्रेशन रिलेशनशिप पाया जाता हो, कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं हो, यानी कि
अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एनर्जी लेवल बढ़ रहा था तो इसका मतलब ये है कि इसका कॉज जो था वो क्या था, फूड था। जैसे अभी मैंने आपको जो इससे पहले वाली जो कोरिलेशन का क्वेश्चन कराया उसमें ये क्या था कि आपके पास जो है वो जो ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है, ठीक है, वो उस पे इफेक्ट आ रहा है किसकी वजह से, कॉज कौन है और इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, आपके ग्लूकोज लेवल पर आ रहा है। नहीं है, ऐसा सबके साथ नहीं होता, 100% के साथ ऐसा नहीं होता है। 100% लोग जो है वो एज बढ़ने के, ठीक है, ये चीज कॉजल रिलेशनशिप कहलाती है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहलाती है। पैरेलल हमें इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, जो कैलकुलेशन है उसे देखिए। आपके पास गिवन है प्रॉब्लम नंबर 1, द वैल्यूज ऑफ y एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर शोन इन द टेबल। ये आपके पास टेबल बना हुआ है, 0 1 2 3 4 x की and observations of y are 2 3 5 2 and 6। मुझे ये बात सामने नजर आ रही है कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, सही है, एक्सेप्ट दिस वैल्यू, सेकंड लास्ट वैल्यू जो 4 है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आपके पास वैल्यू इंक्रीज, ओवरऑल पैटर्न तो इंक्रीजिंग ही है, सही है। तो जो हम अभी जो मैंने इक्वेशन आपको बताई y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बेसिकली वो a प्लस बी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास कहलाती क्या है, वो लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन मॉडल कहलाता है। क्या कहलाता है, लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन मॉडल कहलाता है, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन मॉडल है। तो वी यूज अ टेबल टू कैलकुलेट ए एंड बी। अब ए एंड बी के लिए क्या कैलकुलेट, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, और जो लास्ट में आपसे कहा गया है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स बता दिया गया है और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वाई तो हम जब भी कैलकुलेट कर सकेंगे ना, देखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उन्होंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करके फॉर्म लिखी है बैरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए और बी कैसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। यहाँ ये बस नोटेशन डिफरेंट हो गई है, समझ आ गई। वहाँ मैंने लिखा था ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है, बाकी तो कोई चीज़ ऐसी डिफरेंट नहीं है, ठीक। तो कॉलम्स जो आपको बनाने होंगे वो एक्स एंड वाई, आपके पास ये वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं चाहिए, सही। We now calculate A and B using the least square regression formula for A and B। अब ये फॉर्मूले लगेंगे, A का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन, सही है, n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे। अब n क्या चीज होती है, n आर द नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। कितने पेयर ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3 4 5, 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, 5 पुट कर दिया, समीशन एक्स वाई आपके पास 49 आ गया, माइनस आपके पास समीशन एक्स समीशन वाई की वैल्यूज 10 एंड 20 आ गई, ठीक है। डिवाइड के अंदर आपके पास एम तो वही रहेगा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास समीशन एक्स वाई हो गया 30, ठीक, माइनस कर देंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि समीशन एक्स का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 0.9। बी के लिए जब अगर कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आपके पास है 1/n, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन वाई माइनस ए समीशन एक्स इक्वल टू, अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, एन की जगह 5, समीशन वाई की जगह 20, माइनस ए की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, जो अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.9, सही है, मल्टीप्लाई आपके पास समीशन एक्स यानी कि 10, आंसर आता है 2.2। नाउ दैट वी हैव द लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन y इज इक्वल टू 0.9x, सही है। आपने असल में a की जगह क्या लिख दिया, 0.9x लिख दिया, प्लस एक्स पे आ जाइए 2.2। अब क्या करना है, जो बी पार्ट आपके पास था लास्ट स्लाइड में देखिए, बी पार्ट में
बी पार्ट में लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ वाई एस्टिमेट करने, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 पुट करेंगे एक्स की जगह, बाकी सारी चीजें आपके पास इक्वेशन बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ 0.9 अपनी जगह रहा, आपने ए कैलकुलेट किया हुआ था, मल्टीप्लाई एक्स 10 प्लस बी की जगह इसकी वैल्यू 2.2 इज इक्वल टू 11.2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताएं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। पक्की बात है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। नहीं नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैं आपसे बता रही थी, यहाँ जो हमने फॉर्म यूज किया थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ मैंने लिखा था a प्लस बी एक्स, ठीक है, बस वहाँ ए और बी डिफरेंट हो गए, सही, मतलब ए की जगह बी लिखा हुआ, बी की जगह ए लिखा हुआ है, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, सही है। तो अब आप देखिए, आपके पास कैलकुलेशन करनी थी, और कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास एक्स एंड वाई की ऑब्जर्वेशन गिवन थी, इसमें लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना थी। तो लीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है। आपके पास ही पार्ट में आपको क्या करना है, y कैलकुलेट करना है, जबकि x की वैल्यू आपको गिवन है। ये वाले कॉलम आप बना लें, कौन से, एक्स और वाई को आपने है ही आपके पास, उनका सम कर लेंगे, जैसे हमने कोरिलेशन में भी किया था, वहाँ हमने एक्स वाई भी बनाया था, एक्स स्क्वायर भी बनाया था, वाई स्क्वायर भी बनाया था, लेकिन यहाँ हमें वाई स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई हम वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं जनरेट करेंगे और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वी नाउ कैलकुलेट ए एंड बी, पहले ए एंड बी की वैल्यूज आ गए, तभी तो बेटा आपके पास इक्वेशन कंप्लीट होगी। एक्स तो हम जो रखेंगे उससे कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ए और बी तो ज़रूरी है। तो ए का फॉर्मूला जैसे आपके पास लिखा हुआ है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, वैल्यू सारी रखी है। एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन आर 1 2 3 4 एंड 5, तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन बाकी सबके सम पुट करके आपके पास वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट हुई 0.9। जब वैल्यू ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो आपको वहाँ पर वैल्यू ऑफ ए ऑलरेडी यूज करना है, तो हमने अगर कैलकुलेट नहीं भी किया होता तो हमें पहले कैलकुलेट ए ही करना पड़ता। बाकी जो फॉर्मूला है वो है 1/n समीशन वाई माइनस ए समीशन एक्स इज इक्वल टू, सही है, 1/5 तो अपनी जगह रहा क्योंकि 5 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है, इनकी मीनिंग अभी भी वही लिए जा रहे हैं, ठीक है। 20 माइनस 0.9 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, आंसर आता है 2.2। इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू कैलकुलेट हुई कितनी 0.9, तो इसी इक्वेशन में जो ए पार्ट में लिखी हुई है y इज इक्वल टू 0.9 लिख दिया आपने, ए की जगह x एज इट इज रहेगा प्लस बी की जगह क्या लिखूं 2.2, तो वो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आया असल में, ठीक है।
अब डी पार्ट के लिए आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट एक्स, सही है, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट एक्स, एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, सही है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग वाई। तो बेटा आप क्या करेंगे, 0.9 यानी कि आपके पास ए की वैल्यू वही रही, मल्टीप्लाई एक्स की जगह आपने पुट किया 10, क्योंकि 10 आपको क्वेश्चन में गिवन था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन में आपको पुट करने के लिए कहा जाएगा, आप वही पुट करेंगे। बस सिर्फ मैंने जो इक्वेशन आपको बताई थी वो बताई थी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इन्होंने जहाँ पे जो कैलकुलेशन यहाँ पर की है, मैं इसको चाहूँ तो ऑल्टर कर सकती हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं ऑल्टर करके शायद आप लोगों को भेजूंगी, ठीक है, ताकि आपको वो और ये वाली फॉर्म में कोई डिफरेंस नजर ना आए। प्लस 2.2 आंसर आता है 11.2। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्स की वैल्यू 10 रखी जाएगी तो वाई की आने वाली वैल्यू 11.2 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। अब तो किसी को कोई इशू नहीं है। चलिए बाबर को भी समझ में आ गया, ठीक है। जो कल वाली जो प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिए, इसी वजह से भी मैंने नहीं भेजा था, मुझसे लेट हो गई थी, तो क्योंकि मुझे करेक्शन करने के बाद ही आप लोगों को भेजना था, ठीक है। और बेटा मैंने उसके अंदर कॉटाइल डेविएशन वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कॉटाइल डेविएशन वाला पार्ट बहरहाल आप लोगों की कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए कॉटाइल डेविएशन मैंने रिमूव कर दिया है, और मतलब मैंने उसमें क्रॉस लगा दिया, मेरे पास स्लाइड्स में तो मौजूद था। ठीक है, मूव कर जाए नेक्स्ट पे। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का। तो ये आपका यूनिट 8 है, ये सेकंड लास्ट यूनिट है, और लास्ट यूनिट में आपने स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस को करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ अ रैंडम फिनोमेना। ये रैंडम फिनोमेना क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताती हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट सम बेसिक टर्म्स या जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की कंसर्न रिलेटेड या कंसर्न कैसे है, एनालिसिस ऑफ रैंडम फिनोमेना द आउटकम। अब क्या है कि रैंडम फिनोमेना मतलब वी आर नॉट सर्टेन कि ऐसा ही होगा, सही है, रैंडमली या फिर प्रोबेबली कोई भी आपके पास जो है वो आंसर आ सकता होता है, ठीक है। So the outcome of an random event cannot be determined before it occurs, सही है। हम outcome या उसका result, outcome basically a result, सही है, बेसिकली समझते हैं, रिजल्ट कहते हैं या पेरेंट्स कहते हैं जो कि होगी, ऑफ अ रैंडम इवेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर इट अकर्स। क्या कर होने से पहले नहीं बताया जा सकता, हाँ ये जरूर बताया हाउएवर गैस के या वी एक्सपेक्ट कि हमारे पास एक गिवन रेंज होगी, लेकिन उस गिवन रेंज में से वी डोंट नो। लाइक आपके पास एक कॉइन है, कॉइन को अगर हम टॉस करने के लिए कहा जाता है, तो अगर कॉइन को टॉस करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये तो मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं कॉइन के, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अगर अभी मैं टॉस करूँ तो हेड आएगा या टेल आएगा। 50-50% चांसेस है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कॉइन टॉस किया जा रहा है वो आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और जो उसके रिजल्ट यानी आउटकम्स हैं, जो इसके रिजल्ट हो सकते हैं या आइदर हेड और टेल, इट्स अ आउटकम ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, सही है। बट इट मे बी एनी ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, सही है ना। इसी तरह से मैं अगर डायस को टॉस करूं, थ्रो करूं, तो मेरे पास पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6, अगर वो 6 साइडेड है। तो डायस
के मीनिंग तो 6 साइडेड के होते हैं, वैसे डाइस जो है 5 साइडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। हमें पता नहीं होता है, पता नहीं होने से मेरा मतलब ये है कि हम लोग यूजुअली उन्हें यूज नहीं करते हैं, लेकिन होते हैं। 5 साइडेड भी होते हैं, 8 साइडेड भी होता है, सही है। इसलिए कभी कभी कहीं लिखा होता है कि 6 साइडेड डाइस, मतलब 6 साइड वाला डाइस यहाँ यूज किया जा रहा है, तो वो कोई लोग ये समझते हैं कि ये तो सर्टेन है कि 6 साइडेड होता है, नहीं, सर्टेन नहीं है, क्योंकि 5 साइडेड भी होते हैं, तो विथ नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो द एक्चुअल आउटकम इज कंसिडर्ड टू बी डिटरमाइंड बाय अ चांस, सही है ना। क्या हो सकता है, चांस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कंफर्म है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं कॉइन को टॉस करूं या फिर मैं डाइस को थ्रो करूं, तो ये सिंपली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स को मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि अगर मैं इसको टॉस करूं या मैं इसको थ्रो करूं तो पर्टिकुलरली यही आंसर आएगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। So a random experiment is a mechanism that produces a definite outcome that cannot be predicted with certainty. सही है ना। प्रेडिक्ट आप सर्टेन जो आउटकम है उससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अगर डाइस को थ्रो करूँ तो इस बार 4 ही नंबर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और आउटकम तो मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट आपके पास जो होगा, जो अपीयर होगा, वो आउटकम कहलाता है। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आपके पास सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस बेसिकली सुपर सेट, सिंपली सैंपल स्पेस जो होता है वो आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है। सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि आपके पास अगर कॉइन को टॉस करूं तो हेड या टेल दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो अगर मैं अपने अगर सैंपल स्पेस कॉइन के लिए बनाना चाहूंगी तो उसके अंदर दोनों बातें लिखूंगी, हेड भी और टेल भी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर दोनों पॉसिबल आउटकम आपने लिख दिए। तरह से अगर मैं कॉइन के बजाय मैं आप बात करूं डाइस की, तो मेरे पास 6 पॉसिबल बातें होंगी, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा। तो सैंपल स्पेस में ये 6 की 6 बातें लिखी जाएंगी, सही है। इवेंट क्या होता है, अगर मैं पर्टिकुलरली किसी खास नंबर में या किसी खास आउटकम में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो इवेंट कहलाएगा। एन इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्या होता है बेसिकली इवेंट, इवेंट सिंपली और सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। क्या होता है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर कॉइन को टॉस कर रही हूँ, मैं हेड में इंटरेस्टेड हूँ, इसका मतलब ये है कि हेड मेरे लिए एक इवेंट बन जाएगा। अगर मैं डाइस को टॉस करूं और मैं ये कहूं, थ्रो करूं और मैं ये कहूं कि मैं सिर्फ ऑड नंबर में इंटरेस्टेड हूँ, तो यानी कि मैं 1 चाहती हूँ या 3 चाहती हूँ या फिर 5 चाहती हूँ, या फिर मैं अगर कहूँ कि अदर साइड अगर मैं ये सोचूं कि मैं इवन नंबर में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 या फिर 4 या फिर 6, और तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव कर जाए। अब हमने जो चीज देखनी है वो देखनी है हमने प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, किसी को कोई इशू? अच्छी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर हम ये वाला पेज कर लें, फिर इसके बाद आपको कुछ छोटी सी ब्रेक दे देते हैं। ये पेज कर लें, 10 मिनट्स के बाद हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। कोई किसी बात के चांस हो सकते हैं, किसी बात के चांस नहीं हो सकते, लेकिन किसी बात के नेगेटिव चांस की कोई मीनिंग नहीं है। मतलब कोई चीज होगी या नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि मैं कॉइन को टॉस करूं तो या तो हेड अपीयर होगा या फिर हेड अपीयर नहीं होगा, सही है ना, ये डिटेल आ जाएगा सिंपली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस बात के नेगेटिव चांस, नेगेटिव की कोई मीनिंग नहीं बनता, राइट। नंबर बिटवीन 0 and 1 representing the likelihood of an event happening।
सही है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इंडिकेट्स नो चांस ऑफ दैट इवेंट अकरिंग. सही है. वाइल अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मीन्स द इवेंट विल अकर. सही है. अगर क्या आंसर क्या आ जाता है, वन आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि इवेंट अकर होगा. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, अगर मैं किसी इवेंट ई की बात करूं, इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल आउटकम ऑफ विच इट इज कंपोज. इट इज डिनोटेड बाय पीई. अगर मैं किसी इवेंट ई की बात कर रही हूँ तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा. अगर मैं किसी इवेंट ए की बात कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा. तो ये अगर मैं किसी इवेंट बी की बात कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा. सही है. तो इवेंट का नाम जैसा जो होगा उसके साथ ही आपके पास ये प्रोबेबिलिटी का साइन लग जाएगा. सही है. तो इवेंट ई क्या है? सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल आउटकम ऑफ विच इट इज कंपोज. सिंपल सा फॉर्मूला इसके पास है. नंबर ऑफ आउटकम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इवेंट ई क्या है? टोटल सॉरी प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट ई क्या है? नंबर ऑफ आउटकम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इवेंट ई डिवाइड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम. यानी कि अभी मैं आपसे जो बात कर रही थी कि ऑड नंबर के, देखें कॉइन में और सॉरी डाइस में ऑड नंबर 3 होते हैं, या तो 1 होता है, या तो 3 होता है, या फिर 5 होता है. तो 3 बातें आ गई. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में हम टोटल आउटकम लिखते हैं, दैट इज 6. 3 डिवाइड बाय 6 आपके पास आ जाएगा 0.5. अगर मैं बात करूं कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 कौन से नंबर है? सिर्फ 5 और एक 6. तो ये 5 अपीयर होगा या फिर 6 अपीयर होगा. इसका मतलब ये है कि दो ही आउटकम हो सकते हैं. तो 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा. तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी. वेरी सिंपल. अब प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं. तो ये देयर आर 3 मेन रूल्स एसोसिएटेड विद द बेसिक प्रोबेबिलिटी. द एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, और थर्ड वन इज द कॉम्प्लीमेंट रूल. सही है. क्या है आपके पास? एक एडिशन का रूल है, एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है, और एक आपके पास थर्ड एंड द लास्ट इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट. सही है. अब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट एज द सब्ट्रैक्शन रूल. सही है. रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्शन रूल भी कह सकते हैं. सही है. तो एडिशन रूल या एडिटिव रूल, जिसे कहीं एडिटिव रूल के नाम से, कहीं एडिशन रूल के नाम से, प्रोबेबिलिटी ए और बी, या तो इवेंट ए करो या इवेंट बी करो. सही है. लेकिन कोई सा इवेंट एक वक्त में एक ही करो. तो हम ये कहते हैं कि लेट्स से इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी. सही है. मतलब दो इवेंट हैं, कोई से भी मैंने दो इवेंट ले ली. जैसे भी मैं आपसे कह रही थी कि या तो ऑड नंबर करो, तो मैं कह दूँ लेट्स से कि वो ए को रिप्रेजेंट करे. बी एक ऐसे इवेंट को अगर बी एक ऐसे इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर जो है वो इवन नंबर है. सही है. तो अगर ऑड नंबर अपीयर हो जाएगा तो इवन नहीं होगा. यानी कि अगर 1 अपीयर हो गया तो जाहिर है 1 एक वक्त में ऑड ही कहलाएगा, इवन तो नहीं कहलाएगा. लेकिन समटाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ए की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है और बी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी. जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रही थी कि आपके पास ऑड नंबर अपीयर है. ठीक है. तो इसका मतलब मैं बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट 1, 3 एंड 5. और मैं अगर बी इवेंट डिफाइन करूं और उसमें मैं कहूं कि लेट्स से कि आपका जो इवेंट है वो ग्रेटर देन 4 को रिप्रेजेंट करता है. तो इट मीन्स आपके पास अगर ग्रेटर देन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 5 और 6 इसके अंदर आएंगे. तो आपके पास जो कॉमन पार्ट आ जाएगा वो 5 है. 5 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड में भी आ रहा है और ग्रेटर देन 4 में भी आ रहा है. तो आपके पास ये जो लास्ट वाली जो टर्म है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी वाली, ये वाली बन गई. और अगर कुछ ऐसा हो जाए, दो इवेंट ऐसे होंगे, दोनों आपस में नहीं हो सकते. जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इस वक्त मैं अभी कराची में हूँ, इवेंट ए. मैं कहूँ ये इवेंट ऐसा है कि मैं लाहौर में हूँ. ठीक है. बल्कि मेरे स्कूल सारे KPK से हैं, तो मैं कह रही हूँ मैं KPK में हूँ. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक वक्त में कराची में भी हूँ और एक वक्त में KPK में भी हूँ. ऐसा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट ऑनलाइन. तो ऑनलाइन में तो ठीक है, फिजिकली तो मैं एक ही जगह हो सकती हूँ. ठीक. So if A and B are mutually exclusive events or those that cannot occur together, okay, then the third term is 0.
सही। जैसे अभी मैंने अपनी बात की ना कि मैं एक वक्त में कराची में हूँ, दैट इज ए, मैं केपीके में हूँ, बी, लेकिन मैं दोनों तरफ नहीं हो सकती। तो इट मीन तो मैं जिस इवेंट की बात करूँ, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो थर्ड टर्म जीरो हो जाएगी। इनके इस केस में आपके पास स्पेशली क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, यही बात रहेगी, लेकिन सिर्फ लास्ट वाली टर्म जीरो हो जाएगी। सही है। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्या होता है, अगर इस तरह की, और अगर मैं थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रही थी कि 4 ग्रेटर देन 4 की बात करें और की बात करें, तो उसके अंदर 5 कॉमन चीज आ गई, तो फिर ये वाला जो रूल है ये अप्लाई हो जाएगा। राइट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, असल में टाइम इतना ज्यादा नहीं है, हम इसके सम्स वगैरह पे नहीं जा सकते इतना ज्यादा। तो मैंने आपको इसका इंट्रो जरूर दे दिया है ताकि आप चीज़ों को समझ लें, और एग्जाम्पल्स के थ्रू जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट वाले पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट क्या है, द मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है कि ए एंड बी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, और प्रोबेबिलिटी बी मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए तो एज इट इज है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बी व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ए हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सपोज एक अर्न है, उसके अंदर जो है वो आपने, या बॉक्स है, उसके अंदर में आपने जो है वो बॉल्स रखी हुई है, ब्लू कलर की भी है और आपके पास जो है वो व्हाइट कलर की भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ए रिप्रेजेंट कर रही है कि आपसे मैंने कहा जाके फर्स्ट बॉल निकाल के लाइए, तो वो प्रोबेबिलिटी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब इस बॉल को आप जो है वो बाहर ही छोड़ दें और अब आप नेक्स्ट बॉल पिक करें जो कि वाइट होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। अब मैं दूसरी बात आपसे कह रही हूँ, तो ये ऐसा कब होता है जब मैं कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से मैं आपसे लाइब्रेरी से बुक लाने के लिए कहूँ कि आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स की बुक ले आइए, प्रोबेबिलिटी ए है। अभी मैं आपसे दूसरी बात कहूँ कि आप क्या करें कि आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स की कोई एक और बुक लेकर आए, तो एक ऑलरेडी एक इवेंट अकर हुआ हुआ है, तो इस चीज को पढ़ते हैं गिवन। ये जो लाइन लगी हुई है इस चीज को क्या कहते हैं, गिवन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करें व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, हो चुका है। सही है। A and B are independent events. We cannot reduce the formula to probability A and B. सही है। Probability A multiply B. The term independence refers to any event whose outcome is not affected by the outcome of another event. सही है, वो रिड्यूस नहीं कर सकते, उधर तो हमने रिड्यूस कर लिया था ना, सॉरी टर्म जीरो कर ली थी, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम। प्रोबेबिलिटी ए एंड बी को एक और तरह भी लिख सकते हैं, ए एंड बी, जब एक इवेंट का अकरेंस दूसरे की अकरेंस पे कोई फर्क ना डाले। मेरी मैं क्या करूं कि आपसे, जैसे भी मैंने आपसे कहा था कि मैं बॉल जो है वो आपसे पिक करने के लिए कह रही हूँ कि इस बॉल को वापस मत डालिएगा, इसे बाहर ही छोड़ दें। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल जो अब अर्न में है वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पहले 20 बॉल्स टोटल थी, तो अब नेक्स्ट वाले के वक्त में 19 बॉल्स होंगी, तो वो ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की वजह से, यानी कि डिवाइजर चेंज हो जाएगा ना, पहले 20 था डिवाइजर, तो अब नेक्स्ट वाले के लिए 19 रह जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि उस बॉल को आप वापस इसके अंदर रिप्लेस कर दें, तो इसका मतलब ये है कि पिछले वाले की अकरेंस नेक्स्ट वाले की अकरेंस पे कोई फर्क नहीं रहा, पहले भी 20 बॉल्स थी, अब भी 20 बॉल्स हैं, तो ये वाली केस अगर हो गया तो ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो ये इस केस में प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी से कैलकुलेट की जा सकती है। क्या ख्याल है, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी के थ्रू कैलकुलेट की जा सकती है। तो टर्म इंडिपेंडेंट रेफर इसीलिए कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं डालता। सही है। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द सेकंड ऑफ
2 coin flips, सही है, which still has a 0.5 probability of landing heads regardless of what came up on the first flip, सही ना। फर्स्ट फ्लिप पे कुछ भी हो, सेकंड वाले की चांस हो ही रहेंगे, 0.5 के रहेंगे, सही है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग द 2 पॉइंट्स फ्लिप यू कैन कम अप विद टेल्स ऑन द फर्स्ट फ्लिप एंड हेड ऑन द सेकंड फ्लिप। तो फिर ये कैलकुलेशंस की जाएंगी। तो बेटा अभी कैलकुलेशंस का बेसिकली मैंने आपसे कहा था, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बहरहाल इस केस में तो बहुत सिंपल सा केस था कि आपके पास पहले वाले में टेल्स हैं और दूसरे वाले में हेड हो रहे हैं, तो दोनों के चांसेस 0.5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.25 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई इशू हो तो प्लीज बताइए। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, मल्टीप्लाई वाला होता है बेटा, मैंने आपको बताया ना, दो इवेंट अगर एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं हो उन दोनों का आपस में, तो फिर जो है वो आपके पास मल्टीप्लीकेशन का रूल, ये वाला प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी लग जाता है। मिलने का तो खैर पता नहीं, आप लोग तो वैसे भी इतनी दूर रहते हैं, तो वर्कशॉप्स में हमारी और आपकी मुलाकात हो गई है। हम्म। चले फिर हम लास्ट वाला भी ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ी सी ब्रेक दे दूँ, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट रोल क्या होता है कि एक तो इवेंट कोई अकर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज इंडिकेट रिप्रेजेंट बाय प्रोबेबिलिटी ए। अगर कोई इवेंट अकर नहीं हो रहा है उसे हम कहते हैं कि नॉट अकर, सही है, नॉट ए, मतलब वो इवेंट अकर नहीं हो रहा है, सही है। इसे प्राइम के नाम से भी कहते हैं, यानी जैसे प्रोबेबिलिटी ए लिखी है ना, इसके ऊपर प्राइम लगा देते हैं, ए के ऊपर प्राइम लगा देते हैं, सही। जैसे लिखा हो ना नॉट ए, नॉट ए लिखने के बजाय मैं लिखूँ ए प्राइम, प्रोबेबिलिटी ए प्राइम, ए के ऊपर एक छोटा सा डैश लगा होता है ना, जिसे हम प्राइम कंसीडर करते हैं, आप पहले भी सेट्स में देखते रहे हैं, ठीक है। डू यू सी वाई द कॉम्प्लीमेंट रूल कैन ऑल्सो बी टॉट ऑफ एज द सब्ट्रैक्शन रूल? दिस रूल बिल्ड्स अपॉन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए, सही है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ना, यदि कोई इवेंट अगर होगा, सपोज कोई इवेंट पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच जो है वो प्ले करने जा रहा है, सही है, तो उसके विन करने के चांसेस हैं, सपोज मैं कहूँ 60%, सही है, तो जाहिर है 40% विन ना करने के चांसेस है ना, सही है। तो ये आपके पास जो ना करने के चांसेस है वो नॉट ए कहलाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए प्राइम कहलाएंगे। these two events can never occur together, सही, but one of them always has to occur, कुछ ना कुछ तो अगर करेगा ना, या तो पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान नहीं जीतेगा, कुछ तो एक होगा, लेकिन दोनों एक वक्त में नहीं हो सकता, पाकिस्तान जीत भी गया पाकिस्तान जीता भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ द weatherman man says there is a 0.3 chance of rain tomorrow,
सही है। तो उसका मतलब क्या है, 0.7% चांस है कि रेन नहीं होगी, चांसेस ऑफ नो रेन। सही ना। तो नो रेन की चांसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम वन में से, वन टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, 100% टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, वन में से अगर मैं माइनस कर दूं रेन होने की चांसेस, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, रेन ना होने की चांसेस। सही है। क्या, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बताइए क्या हो रहा है, आप लोग क्या चैट वगैरह में लगे रहते हैं कंटिन्यूसली हैं? पढ़ना उड़ना नहीं है? क्लास क्लास है, लास्ट समझ में मोमेंट्स हैं। ठीक है। मैं ये कह रही थी आपसे कि कॉम्प्लीमेंट रूल क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी, अगर कोई किसी चीज के चांस होंगे तो प्रोबेबिलिटी ए, अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे नॉट ए, या हम कहेंगे, इसे प्राइम भी कहते हैं। प्राइम यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन प्राइम लगा देते हैं, जैसे ए के ऊपर एक छोटा सा डैश होता है ना, प्राइम कहलाता है। सही है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, इफ द वेदर मैन सेज देयर इज अ 0.3 चांस ऑफ रेन टुमारो। सही है। तो अगर 0.3 चांस रेन होने के हैं, तो ना होने के चांसेस ऑब्वियसली 0.7 होंगे, यानी 70% चांसेस हैं कि रेन नहीं होगी, और 30% चांसेस हैं कि रेन होगी। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट रूल। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना, तो रेन होगी भी और रेन नहीं भी होगी, दोनों ऐसे कैसे हो सकते हैं, नहीं होगी या तो होगी। इसी तरह से मैंने अभी जो आपको कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच विन करेगा या नहीं करेगा, करने के चांस हैं, नहीं करने के चांस नॉट ए रहेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एक वक्त में विन करे भी और नहीं भी करे, राइट, ये कहा जा रहा है। सही है। दिस इज 10:50। हम 11 पे अपनी क्लास रिज्यूम करेंगे, 11 o'clock पे अपनी क्लास रिज्यूम करेंगे, राइट। अभी हम थोड़ा ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक फॉर 10 minutes। Now I'm muting.